Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing good. This is Taheem Gardezi here, and I will be your physics instructor in the Ibtada MDCAT course. Just a little sneak peek about what Ibtada MD course actually is. So, Premier आपके लिए एक course लाया है for your MDCAT as well as FSC preparation called Ibtada MDCAT course. What are some of the features we're offering? So basically, this is there for the preparation of MDCAT और साथ ही साथ आप लोगों की FSC की भी preparation होती रहेगी. Like it's like MDCAT as well as the FSC parallel prep session. What are the offerings this course is giving basically? सो द थिंग इज कि आप लोगों की लाइव लेक्चर्स हुआ करेंगे फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है. एंड लेट्स से बिकॉज ऑफ एनी रीजन यू मिस अ क्लास, तो ये नहीं होगा कि फिर दोबारा क्या किया जाए. तो द थिंग इज देयर विल बी द रिकॉर्डिंग्स ऑफ द क्लास एज वेल एंड यू गाइस विल बी गिवन एक्सेस टू दैट, ठीक है. सो क्लासेस होगी, रिकॉर्डिंग्स होगी, देन कम्स द नोट्स कि हम आपको हर जो क्लास आपकी होगी उसकी नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे. एंड द चेरी ऑन टॉप, not only are we going to teach you guys, but also there are going to be weekly, monthly tests as well, जो कि आप लोगों के chapter wise हुआ करेंगे. We will be providing you with the FSC prep resources as well, and आप लोगों के quarter syllabus, half syllabus and full syllabus mock test भी लिए जाएंगे. And the most important thing is you guys will be having 24/7 access to the teacher support. Like, let's say if you guys have any question, so you can ask your teacher. There will be groups as well made for that, or you can ask the teacher in any way you're comfortable. So that is going to be like a 24/7 mentorship by your instructor. And I will be teaching physics in this particular course, and today is the demo class for that. And the chapter we will be discussing in the demo class is electrostatics. So let's start with the basics, right? जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है? लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड, राइट. कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जब बात की जा रही है तो इसका मतलब क्या है? तो व्हेन वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमें ये पता है कि इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है. व्हेन वी से इलेक्ट्रो, वी से इट मींस चार्जेस, ठीक है. जब हम इलेक्ट्रो कह रहे हैं इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट चार्जेस, ठीक है. एंड स्टैटिक्स का मतलब होता है, स्टैटिक से वर्ड आया ये, ठीक है. स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट. यानी जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं इसमें हम चार्जेस की बात करें, ठीक है. एंड कौन से चार्जेस की बात करें? द चार्जेस दैट आर एट रेस्ट, ठीक है. अब देखो, जब हम एक चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं तो हम कहते हैं या तो चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे हो सकता है या तो वो चार्ज पार्टिकल मूव कर सकता है, ठीक है. ये दो ही पॉसिबिलिटी है ना. So when we talk about a charged particle at rest, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे under the umbrella of electrostatics. And if we're talking about a charged particle that is moving, उसको हम next chapter में पढ़ेंगे, that is basically current electricity. यानी जब भी एक चार्ज मूव करना शुरू हो जाता है, that is basically current. Current is a flow of charges, right? So अभी हमने ये पढ़ना है कि एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या चीज होती है इसकी भी बात कर लेते हैं. आपके पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं इस तरीके से. लेट्स से आई एम सेइंग दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड दिस इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है. अब इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान में एक फोर्स होगी, ठीक है. अब फोर्स वो अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी, व्हिच इज द डिटरमिनिंग फैक्टर. यानी कौन सा फैक्टर आपको ये चीज बताएगा द फोर्स दैट इज यू नो द फोर्स अबाउट व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट, वो अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी. लेट्स से आई हैव गिवन एन एग्जांपल हियर कि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली है, दूसरा एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है. सो आई वुड लव टू हियर योर रिमार्क्स अबाउट दैट. चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि आपके पास इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान में फोर्स कौन सी होगी. इज इट गोइंग टू बी एन अट्रैक्टिव फोर्स और अ रिपल्सिव फोर्स? आई एम गोइंग टू वेट and I would appreciate your participation as well. So I would be asking some questions in the middle of teaching, and I'm like looking at the chat box as well. So yeah, you guys can write that in the chat box. Attractive, repulsive, attractive. अच्छा देखो, हमें सिंपल सी ये चीज पता है कि like charges attract each other. Oh sorry, repel each other. When we talk about like charges, they repel each other. ठीक है. और जब हम बात करते हैं अनलाइक चार्जेस की तो हमें पता है कि दे अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है. अब यहाँ पे मैंने एक चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव लिया है और एक चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है. इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट अनलाइक चार्जेस, ठीक है. तो जब भी आपके पास अनलाइक चार्जेस की बात हो रही होगी उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी. अगर मैं दोनों सेम चार्जेस ले लेती, लेट्स से मैं दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव चार्जेस ले लेती, तो उस टाइम जो फोर्स होती वो रिपल्सिव होती. बट अभी द फोर्स इज गोइंग टू बी अट्रैक्टिव क्योंकि आपके पास अनलाइक चार्जेस है यहाँ पे, ठीक है. एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है. अब इस फोर्स की जो हम बात करें कि दो चार्जेस है, दोनों में से कोई भी मूव नहीं कर रहा है, दोनों चार्ज पार्टिकल्स रेस्ट पे हैं, बट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ फोर्स बिटवीन देम. अब वो उस फोर्स की नेचर क्या हो सकती है? इट कैन बी अट्रैक्टिव, इट कैन बी रिपल्सिव बेस्ड ऑन द चार्ज पार्टिकल, ठीक है. तो जो चार्ज पार्टिकल है उसकी बेस पे हमने कहा कि अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है. तो ये जो फोर्स है ना, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स.
ठीक है, कि दो चार्ज पार्टिकल्स की जब हम स्टडी करें या कोई भी अगर हम चार्ज पार्टिकल की स्टडी करें, दैट इज एट रेस्ट, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और अगर हम उन दोनों के दरमियान की फोर्स की बात करें कि व्हाट इज द इंटरेक्शन बिटवीन देम, आइदर द फोर्स बिटवीन देम इज अट्रैक्टिव इन नेचर और रिपल्सिव, दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, सो अभी हमने क्या चीजें कवर की, तो नाउ वी हैव स्टडीड व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जस्ट द बेसिक्स, राइट? नाउ वी आर कमिंग टू कूलम्स लॉ। सो अगर हम कूलम्स लॉ की बात करें तो आपके पास चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम एक साइंटिस्ट हैं। उन्होंने, वो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपको एक मैथमेटिकल वैल्यू दी, लाइक उन्होंने मैग्नीट्यूड बताया ऑफ द फोर्स दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स। उससे पहले तक साइंटिस्ट वर लाइक ओके देयर एग्जिस्ट अ फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, बट व्हाट एग्जैक्टली इज द फोर्स लाइक इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, राइट? तो वो जो डेरिवेशन है ना वो की कूलम्स ने। ठीक है, तो जब हम कूलम्स फोर्स की बात करते हैं तो हमने ये कहा कि आपके पास जो चार्ज है ना दैट इज क्वांटाइज्ड। सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, और हम वी आर गोइंग टू लाइक, मेरे साथ साथ पॉइंट्स में रहना, और अगर कोई चीज समझ ना आए तो यू गाइस कैन लेट मी नो बाय राइटिंग इट इन द चैट बॉक्स। चार्ज इज, व्हेन वी टॉक अबाउट चार्ज हम कहते हैं चार्ज क्वांटाइज्ड है। अब चार्ज क्वांटाइज्ड का क्या मतलब होता है, जस्ट अ सेकंड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। लेट्स से मैं मार्केट में गई और मुझे चाहिए थी नेल पॉलिश, ठीक है। मैं नेल पॉलिश लेने गई हूँ, क्या मैं शॉपकीपर से ये कह सकती हूँ कि मुझे आधी नेल पॉलिश चाहिए, या आई नीड अ क्वार्टर नेल पॉलिश? इज दिस प्रैक्टिकली पॉसिबल कि मुझे नेल पॉलिश चाहिए और मैं कहूँ नहीं मुझे तो अभी के लिए सिर्फ चाहिए, तो जस्ट गिव मी अ क्वार्टर नेल पॉलिश? इज दिस प्रैक्टिकली पॉसिबल? हो सकता है ऐसा? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सिबल। नॉट पॉसिबल? ठीक है, पॉसिबल है, यस। क्वार्टर नेल पॉलिश ले सकते हो मार्केट से? नहीं, राइट। देखो, अब देखो कोई कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो आपको एक स्पेसिफिक फॉर्म में ही मिलती हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट नेल पॉलिश, तो हम, मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे तो आधी नेल पॉलिश ही चाहिए भाई, मतलब आई डोंट नीड मोर, तो मुझे तो आधी दो, ऐसा हो नहीं सकता। दैट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, राइट? तो जब हम चार्ज की बात करते हैं ना, चार्ज भी क्वांटाइज है, यानी अगर मैं कह सकती हूँ एक चार्ज है, दो चार्ज है, अब मेरे को मुझे 0.25 चार्ज दो, दैट डजंट एग्जिस्ट, राइट? सो जब हम कहते हैं चार्ज क्वांटाइज्ड है, तो हम कहते हैं इसका ये मतलब है कि आपको एक क्वांटिटी है जो मिल सकती है, जो आपके पास पॉसिबल है, यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करती है, बट अदर देन दैट इट्स नॉट पॉसिबल। जैसे मैं कहूँ आधा चार्ज, तो व्हाट इज आधा चार्ज? ठीक है, आधा चार्ज इज नथिंग। ठीक है, तो इसी तरह मैं कह रही हूँ कि चार्ज क्वांटाइज्ड है एंड इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। ठीक है, यहाँ पे जो फॉर्मूला याद करना है आप लोगों ने, दैट इज Q इज इक्वल्स टू NE। ठीक है, जहां पे Q आपके पास क्या है, Q इज चार्ज, N आपके पास नंबर ऑफ चार्जेस हैं। ठीक है, नंबर ऑफ चार्जेस, और ये जो E है दैट इज चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब तक मैं लिखती हूँ मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि व्हाट इज द मैथमेटिकल वैल्यू फॉर द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, इसकी मैथमेटिकल वैल्यू क्या होगी? चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन की मैथमेटिकल वैल्यू, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है? जब हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करते हैं हम कहते हैं कि उनका चार्ज सेम बट साइन ऑपोजिट होता है ना? सो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, कुछ देयर आर सम फैक्ट्स जो आपने याद रखने हैं। 1.4, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर माइनस 19। एक्सीलेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे जब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ठीक है, मैं इसको क्यू से ही लिखती हूँ, जस्ट अ सेकंड, मैं इसको यहाँ पे ऐसे ही रिप्रेजेंट करती हूँ। तो मैं कह रही हूँ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, दैट इज चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद करने वाला है, Q इज इक्वल्स टू NE। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कि आप लोग आगे MCQs में और जगह जगह यूज भी करोगे। ठीक है, तो फॉर्मूला साथ साथ याद भी करने। ठीक है, सो आपके पास यहाँ तक अभी हमने कूलम फोर्स की बेसिक्स पढ़ी, अभी हमने कूलम फोर्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, कि कूलम फोर्स क्या है। अच्छा, जब हम चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज को अगर आपने मेजर करना है, व्हाट इज गोइंग टू बी द यूनिट? कि आपने चार्ज को मेजर करना है, आप उसके लिए यूनिट क्या यूज करोगे? ऐसा यूनिट फॉर चार्ज, जल्दी से चैट बॉक्स में इफ एनीवन नोज। व्हेन वी टॉक अबाउट चार्ज, तो उसका ऐसा यूनिट आपके पास क्या होता है? कूलम। एक्सीलेंट। ठीक है, तो जब हम यूनिट ऑफ चार्ज की बात करते हैं तो हम कहते हैं द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ठीक है, इसका एसआई यूनिट है, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं चार्ज की बात करूं तो मैं ऐसे कहूंगी 5 कूलम चार्ज था, 10 कूलम चार्ज था, या वट। ठीक है, तो आपके पास कूलम इज बेसिकली द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। ससम इंटरनेशनल के अंदर आप क्या यूनिट यूज करते हो? दैट इज कूलम। ठीक है, यहाँ तक एवरीथिंग क्लियर? मूविंग टू कूलम्स लॉ।
ठीक है। जब हम कूलम्स लॉ की बात करते हैं तो कूलम्स लॉ अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि कूलम्स लॉ था क्यों, आपके पास जो एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स कूलम, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था टू फाइंड द मैथमेटिकल वैल्यू ऑफ द फोर्स, या मैथमेटिक आपके पास मैग्नीट्यूड कह दो, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स दैट इज प्रेजेंट बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। उससे पहले तक हम ये कहते थे कि एक चार्ज पार्टिकल है, दो चार्ज पार्टिकल है, उनके दरमियान में कोई ना कोई फोर्स है। ठीक है, अगर मैं कहूँ फोर्स है क्या एग्जैक्टली, लाइक वैल्यू बताओ, मैथमेटिकली बताओ, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कूलम्स लॉ यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें ये पता है कि कूलम्स लॉ हमें क्या चीज डिटरमिन करने में हेल्प करे, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। यहाँ तक क्लियर है? देखो, आपको पता होना चाहिए कि ये लॉ आपको बता क्या रहा है। ठीक है, सो magnitude of the charge between two charge particles, sorry, magnitude of the force between two charge particles, that is कूलम्स लॉ बेसिकली। ठीक है, अब कूलम्स ने अपरेटस क्या यूज किया था, यहां से स्टार्ट करते हैं बात के कूलम्स लॉ के लिए द अपरेटस दैट वाज यूज्ड, इट्स नोन एज टॉर्शन बैलेंस। ये बातें याद रखनी है। ठीक है, इट्स टॉर्शन बैलेंस जो अपरेटस यूज किया गया था। ठीक है, अब हम स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। जब मैं स्टेटमेंट लिखूंगी तो साथ साथ हम मैथमेटिकल फॉर्म साथ ही कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद द स्टेटमेंट, जब हम इसकी स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो हम क्या कहते हैं, हमने फाइंड क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो जब मैं स्टेटमेंट लिखूंगी मैं वही लिखूंगी, मैं लिखूंगी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और चार्ज, द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड। मैं जब तक स्टेटमेंट लिखती हूँ आप लोग जब तक मुझे मैग्नीट्यूड का मतलब बताओ। बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज नंबर अमाउंट ऑफ फोर्स। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ, मैं स्टेटमेंट लिख लूं फिर समझाती हूँ। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। देखना, स्टेटमेंट से हम फॉर्मूला भी बना लेंगे। ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जब तक आप लोग मैग्नीट्यूड का मतलब बताओ। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सॉरी, थोड़ा लिखना पड़ रहा है इस वजह से आई वाजंट एबल टू सी द चैट बॉक्स। ठीक है, क्वांटिटी मैग्नीट्यूड मींस नंबर, अमाउंट ऑफ फोर्स वैल्यू, मैग्नीट्यूड इज द अमाउंट इन स्केलर फॉर्म। ठीक है, क्वांटिटेटिव अमाउंट मैग्नीट्यूड usually refers to size or amount of a physical quantity. Numerical value magnitude amount number with proper unit is called magnitude. अच्छा चलो ठीक है, देखो जब मैं एक फिजिकल क्वांटिटी की बात करती हूँ, अच्छा मैं एक जनरली एक फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा एडिशनल इन्फो है बट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट। ठीक है, एक दफा बात कर लेते हैं ताकि आगे की बारी क्लियर है। जब हम एक फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं तो या वो स्केलर होती है या वो वेक्टर होती है। ठीक है, स्केलर वो है कि जिसमें आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, वेक्टर वो है कि जिसमें डायरेक्शन भी एक फैक्टर होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो अगर मैं स्केलर क्वांटिटी को मैंने प्रॉपर्ली डिफाइन करना है तो मैं दो चीजों से करूंगी, एक मैग्नीट्यूड, ठीक है, जो मुझे पता होना चाहिए, दूसरा यूनिट। ठीक है, ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए इन ऑर्डर टू डिफाइन अ स्केलर क्वांटिटी। लेट्स से कोई भी स्केलर क्वांटिटी ले लेते हैं, डिस्टेंस ले लेते हैं, तो डिस्टेंस में इस तरह बताऊंगी 17 मीटर। ठीक है, तो 17 इसमें मैग्नीट्यूड है और मीटर इसमें यूनिट है। मैंने 17 मीटर बताया, आपको पता चल गया, पूरी फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीटली डिफाइन हो गई। अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी की बात करती हूँ तो तीन चीजें जो आपने बतानी होती हैं, दो तो वही है जो स्केलर में बतानी होती है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज मैग्नीट्यूड जो आपने बताना है, दूसरा आपने बताना है उसका यूनिट, ठीक है, तीसरा आपने बतानी है उसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं कि जो आपने एक वेक्टर क्वांटिटी में बतानी होती है। लेट्स से मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ, 50 is the magnitude, Newton is the unit, और in the west is the direction। ठीक है, तो अगर मुझे एक वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करनी है तो मुझे तीन चीजें बतानी पड़ेंगी, और अगर मुझे एक स्केलर क्वांटिटी डिफाइन करनी है तो दो चीजें काफी होती हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड इज बेसिकली जो भी मैथमेटिकल नंबर आ रहे हैं, ठीक है, जो भी मैथमेटिकल नंबर है यूनिट को अलग करके। ठीक है, तो एक फिजिकल क्वांटिटी जब हम स्केलर की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड एक चीज होती है, दूसरी चीज यूनिट होती है, दोनों चीजें लिख दोगे तो पूरी स्केलर क्वांटिटी डिफाइन हो जाती है। वेक्टर में
सिर्फ आपने डायरेक्शन ऐड कर देनी होती है, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, इसका मतलब फोर्स की आपके पास जो मैथमेटिकल वैल्यू आ रही है, ठीक है। लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट फोर्स, आप उसको न्यूटन में मेजर करते हो, ठीक है। तो मैं कह देती हूँ 70 न्यूटन फोर्स की वैल्यू थी, उसमें से जो 70 है जो नंबर है दैट इज द मैग्नीट्यूड, और न्यूटन मेरे पास उसका यूनिट आ रहा है, ठीक है। अब मैंने कहा द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, मैंने कहा कि मेरे पास ये दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये पॉजिटिवली ये नेगेटिवली, उसके दरमियान जो फोर्स है, ठीक है, उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। सो यहाँ पे हम आ जाते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूला की तरफ। वी आर सेइंग मैथमेटिकली हम क्या करेंगे, देखो हमने कहा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मैं रिप्रेजेंट किससे करूंगी, एफ से करूंगी, ठीक है। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई कर दिया, ऑफ चार्जेस, लेट्स से दो चार्जेस मैंने ले लिए, एक को मैं Q1 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, दूसरे को मैं Q2 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। सो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 और Q2 मैंने कह दिया, एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, आर से मैं उनका डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रही हूँ, उसका मैंने स्क्वायर ले लिया, तो मेरे पास ये पता लग रहा है कि फोर्स इनवर्सली इसकी प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब मैं इसको एक प्रोपोर्शनैलिटी के अंदर लिख सकती हूँ ना, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अगर मुझे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है और इक्वालिटी का साइन पुट करना है, तो मुझे यहाँ पे क्या चीज करनी पड़ेगी, जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि मुझे अब यहाँ से मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, कि मुझे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है और इक्वालिटी का साइन पुट करना है, राइट। तो मैं क्या चीज करूंगी कि मेरे पास प्रोपोर्शनैलिटी हट जाएगा, इक्वालिटी आ जाएगा, कांस्टेंट पुट करूंगी, एक्सीलेंट। यहाँ मैं एक कांस्टेंट पुट कर लेती हूँ, F इज इक्वल्स टू K, दैट इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब इस K की वैल्यू क्या है, हम इसकी बात करते हैं। तो जब हम वैल्यू ऑफ K की बात कर रहे हैं ना, तो वैल्यू ऑफ K हम कहते हैं, हम उसको लिखेंगे फॉर्मूले की फॉर्म में, और मैथमेटिकली वैल्यू इसकी लिखेंगे, दो फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला बात करूं तो K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट के दैट इज परमिटिविटी, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज एप्सिलॉन नॉट। सो कांस्टेंट K किसकी इक्वल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसकी मैथमेटिकली वैल्यू लिखती हूँ तो दैट इज 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9, यूनिट याद रखना है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। सो मेरे पास इसको मैं दो फॉर्म्स में लिख सकती हूँ, एक में इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला मैंने की वैल्यू लिख दी, और एक मैंने लिख दिया मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है। यूनिट डेराइव करना सिखाती हूँ, ठीक है। उससे पहले मुझे ये बताओ कि अगर मैं वैल्यू ऑफ के की बात करूँ कि ये डिपेंड किन किन चीजों पे करता है, के की वैल्यू डिपेंड किन चीजों पे कर रही है, ये दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो वैल्यू ऑफ के किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। जो पहली चीज है दैट इज, पहली चीज क्या है, जो आप मीडियम यूज कर रहे हो, ठीक है। मीडियम, अगर अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे कूलम्स फोर्स इन मटेरियल मीडियम, तो उसमें आपको पता चलेगा कि अगर हम मीडियम यूज करते हैं तो के की वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। तो आपके पास के की वैल्यू दो चीजों के ऊपर डिपेंड करिए, एक तो डिपेंड करिए मीडियम के ऊपर, दूसरा कौन सा फैक्टर है, दूसरा इज बेसिकली सिस्टम ऑफ यूनिट यूज्ड, सिस्टम ऑफ यूनिट, कि आप कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट यूज कर रहे हो उसके ऊपर भी वैल्यू ऑफ के डिपेंड कर रही होती है। अच्छा मुझे ये बताओ चैट बॉक्स में लिख के कि सिस्टम ऑफ यूनिट यूज का क्या मतलब हुआ, जल्दी से समझाओ, सिस्टम ऑफ यूनिट यूज्ड मतलब क्या हुआ ये। अगर इस तरह रॉट लर्न करना हो कि यार दो चीजों पर डिपेंड करिए, सिस्टम ऑफ यूनिट और मीडियम, इस तरह तो कर लेंगे, बट व्हाट डज दैट इंप्लाई, आपके पास सिस्टम ऑफ यूनिट का क्या मतलब हुआ। आई एम गोना वेट फॉर सम टाइम, either SI use or some other unit, हाँ एग्जैक्टली ठीक है। अब देखो मैं यूनिट यूज क्या कर रही हूँ, either I'm using SI यूनिट, CGS यूज कर रही हूँ, या जो भी यूज कर रही हूँ वो चीज इंप्लाई करती है। जिस तरह अगर मैं कहूँ कि लेट्स से मैंने एक चीज सेंटीमीटर्स में लिखनी है और एक चीज मैंने मीटर में लिखनी है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा ना अगर आप उनको कन्वर्ट करोगे आपस में, ठीक है। तो आपके पास सिस्टम ऑफ यूनिट यूज के ऊपर भी डिपेंड करता है की वैल्यू, दो चीजों के ऊपर डिपेंड करें, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे अब हम बात करते हैं की वैल्यू की, ठीक है। अब यहाँ पे हमने के का क्या लिखा, हमने लिखा k इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू आपके पास क्या होती है, इसकी वैल्यू आपके पास होती है 8.85 इंटू 10 रेज टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर। अच्छा एक ट्रिक बताती हूँ छोटी सी, ठीक है। आपके पास जो k की वैल्यू का यूनिट है ना, उसका इनवर्स ले लो, आपके पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू का यूनिट बन जाता है, या अदर वे अराउंड जैसे मर्जी कर लो, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट का इनवर्स ले लो तो आपके पास k का यूनिट आ जाता है,
ठीक है। सो आपके पास यहाँ अगर हम देखते हैं तो हम कह रहे हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12, वहां यूनिट क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आपके पास होगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो आपके पास यूनिट, आप एक का याद कर लो, दूसरे का उसका इनवर्स निकाल देना, यूनिट आपको आ जाएगा समझ। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि आपके पास के का वैल्यू, देखो आपके पास एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, वैल्यू क्या होती है पाई की, चैट बॉक्स में लिख के बताओ, और 4 भी कांस्टेंट है, 4 एक नंबर है ना। तो इन सारे कांस्टेंट्स का जब आप इसको सॉल्व करोगे, 1/4 पाई की भी वैल्यू पुट करोगे, एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू पुट करोगे, उसे सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, के की वैल्यू जो कि कांस्टेंट है, दैट इज 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, 3.14, एक्सीलेंट। अगर हम पाई की बात करते हैं, दैट इज इक्वल टू 3.14, यहाँ पे से 22/7 भी लिख सकते हो, जैसे मर्जी करो, जैसे आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, दोनों वैल्यूज याद रखनी है। देखो एमडी कैट के अंदर यू आर नॉट अलाउड टू यूज कैलकुलेटर, राइट। तो अब आपने करना ये होता है कि अगर कहीं पाई की वैल्यू पुट करनी है और आपको लग रहा है कि 3.14 इज मोर कन्वीनियंट या 22/7 इज मोर कन्वीनियंट, या वो कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू पुट करोगे तो इजीली सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी, इस तरीके से पता चलेगा। ठीक है, तो वैल्यूज दोनों आनी चाहिए, ताकि कहीं अगर आपको फ्रैक्शन में आप पुट कर रहे हो और सिंप्लीफाई इजीली हो रहा है तो आप वो वाली वैल्यू पुट कर लो। दिस इज गोना हेल्प यू गाइस अ लॉट। ठीक है, तो ये टिप्स अभी से याद रखनी है, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड होता नहीं है और फिजिक्स आपको विदाउट कैलकुलेटर करनी पड़ती है। ट्रस्ट मी, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, इजीली कर लोगे। ठीक है, आई एम गोइंग टू गिव यू गाइस अ लॉट ऑफ टिप्स रिगार्डिंग दैट एज वेल, बट बहुत इजीली हो जाएगा, मुश्किल है ही नहीं ये चीज। ठीक है, बट ये वैल्यूज याद रखनी है कॉन्स्टेंट्स की। ये अभी तक हमने के की वैल्यू की भी बात कर ली, हमने डिपेंडेंस की भी बात कर ली इसकी। अब हम बात करते हैं कि आपके पास जो कूलम्स लॉ है, दैट आल्सो फॉलोज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब मुझे जल्दी से बताओ न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है। न्यूटन्स थर्ड लॉ, सिंपल सिंपल बातें जल्दी जल्दी करते हैं ताकि आगे हम कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स की तरफ फिर चले जाएं। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है। इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, एक्सीलेंट। न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि आपके पास एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ। हमने कहा कि कूलम्स फोर्स की हम बात करें, दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, लेट्स से एक को मैं Q1 कह देती हूँ, दूसरे को मैं Q2 कह देती हूँ। कौन सा चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई करे, Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहे हैं, Q2 Q1 पे लगा रहे हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट दो चार्ज पार्टिकल्स और उनके दरमियान की फोर्स, तो कौन सा चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, Q1 Q2 पे लगाते हैं या Q2 Q1 पे लगाते हैं, Q1 लगाते हैं। सेम फोर्स बोथ, दोनों एग्जैक्टली देखो दोनों चार्ज पार्टिकल्स है ना, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि अब देखो, जब मैं कह रही हूँ कि कूलम्स लॉ न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो करते हैं, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये कि जो Q1, एक सेकेंड, इसका मतलब ये कि जो Q1 फोर्स लगा रहा है Q2 के ऊपर वो इक्वल है। जस्ट अ सेकेंड, जो फोर्स Q1 लगा रहा है F12 और जो फोर्स Q2 लगा रहा है, वो दोनों आपस में फोर्सेस क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या ये एज ए न्यूटन थर्ड लॉ रिप्रेजेंटेशन मैंने सही लिखी है, मैथमेटिकल फॉर्म सही लिखी है, F12 इज इक्वल्स टू F21। ठीक है मैम, वाई वी यूज एसआई, दिस इज इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड यूनिट। आपके पास सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, यानी इंटरनेशनली ये सिस्टम यूज होता है। देखो हर जगह ना, हर जगह का डिफरेंट तरीका होता है चीजें मेजर करने का। ठीक है, बट अगर आप एक ऐसा सिस्टम कह दो कि दिस इज गोना बी एक्सेप्टेबल इंटरनेशनली, दैट इज सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, इस वजह से आप वो यूज करते हो, नो नेगेटिव साइन इज यूज्ड, एक्सीलेंट। ठीक है, यस, नो 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 नेगेटिव। देखो जब हमने कहा इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे नेगेटिव साइन लगेगा, जिस मर्जी के साथ लगा दो। ठीक है, नेगेटिव साइन क्या चीज रिप्रेजेंट करे कि डायरेक्शन ऑपोजिट है दोनों की। ठीक है, यानी अगर एक फोर्स ऐसे करके लग रही है Q1 Q2 पे ऐसे करके फोर्स लगा रहा है, तो जो Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है वो ऐसे करके, तो देखो डायरेक्शन ऑपोजिट बन रही है ना दोनों की। ठीक है, तो आप यहाँ नेगेटिव साइन लगाओगे, फिजिक्स में नेगेटिव साइन क्या चीज रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आप किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ लगा देते हो, दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, सो आपके पास यहाँ पे मैंने कह दिया F12 इज इक्वल टू F21। ठीक है, माइनस साइन आएगा, ठीक है, एक्सेलेंट। सो ये आपके पास, आपने जब हम कूलम्स लॉ की बात करते हैं, तीन चीजें याद, चार पांच चीजें याद रखनी है। सबसे पहले रिवाइज करो मेरे साथ, एपरेटस क्या यूज किया गया था, दैट्स टॉर्शन बैलेंस, उसकी स्टेटमेंट, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म, के की वैल्यू, उसका यूनिट लाजमी याद रखना, मैथमेटिकल वैल्यू फॉर्मूला यूनिट कर लिया। उसके बाद हमने पढ़ा कि न्यूटन का थर्ड लॉ और वैल्यू ऑफ के किन दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही होती है।
ठीक है, अच्छा बताओ यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो, इफ नॉट फिर हम आते हैं कूलम्स लॉ इन मटेरियल मीडियम की तरफ। जल्दी से बता दो अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है, क्योंकि गाइस वी हैव टू कवर लाइक 3-4 सब टॉपिक्स, सो वी आर गोना डू इट अ लिटिल क्विक। जल्दी से बता दो अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। क्लियर? क्लियर मैम, एक्सीलेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं कूलम्स लॉ इन मटेरियल मीडियम। अच्छा मुझे बताओ, मैंने आप लोगों को एक चीज पहले बताई थी कि के की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, मीडियम का यूज है। अभी हमने क्या बात की, अभी तक हमने क्या मीडियम यूज करके बात की? अभी तक जो हम फोर्स की बात कर रहे थे, दो चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान, अब हम कह रहे हैं कि अब हम मीडियम की बात करेंगे। तो पहले हम क्या बात कर रहे थे? पिछली स्लाइड ये है। वैक्यूम की, एक्सीलेंट। पहले हम वैक्यूम, अच्छा वैक्यूम का क्या मतलब होता है? पहले हम वैक्यूम की बात कर रहे थे, ठीक है। वैक्यूम का मतलब क्या होता है? फ्री स्पेस, एक्सीलेंट। वैक्यूम का फ्री स्पेस, वैक्यूम का मतलब होता है कोई भी मीडियम नहीं है, ठीक है। सो नो एयर, हाँ कोई भी मीडियम यूज नहीं कर रहे, वैक्यूम, ठीक है। सो हमने, हमारे पास वैक्यूम तक हो गया, ठीक है। रिवाइज करवा दूं, एंड पे करवा दूंगी, ठीक है। अभी हमने आगे वाले सब टॉपिक्स पे कवर करने, वंस वी आर डन फिर हम सारा रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कूलम्स लॉ इन मटेरियल मीडियम, ठीक है। सो जब हम मटेरियल मीडियम की बात करते हैं, सबसे पहले तो हमने जो एक चीज याद रखने वाली है एमडीकैट के पर्सपेक्टिव से, कि अफेक्ट ऑन कूलम फोर्स। अफेक्ट क्या हो रहा है मुझे बताओ, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? दो ही चीजें हो सकती है ना, कूलम फोर्स आपने मीडियम ऐड किया तो फोर्स इंक्रीज कर जाएगी या तो फोर्स डिक्रीज कर जाएगी। चलो तीसरी पॉसिबिलिटी भी ले लेते हैं, फोर्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये तो हमने कहा कि फर्क पड़ेगा, क्योंकि के की वैल्यू चेंज हो रही है तो फोर्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो मुझे ये बताओ कि अफेक्ट ऑफ मीडियम क्या होता है कूलम फोर्स के ऊपर? कूलम फोर्स इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? दो ही चीजें हो सकती हैं, क्योंकि हमने कहा के की वैल्यू के ऊपर फर्क पड़ेगा, तो जब के की वैल्यू के ऊपर फर्क पड़े तो फोर्स के ऊपर डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज विद मीडियम। सो एक्सीलेंट, पहले हम ये बात करते हैं कूलम फोर्स के ऊपर क्या फर्क पड़ा है, डिक्रीजेस, ठीक है। अब क्यों डिक्रीज हुई, हम इस चीज के ऊपर आते हैं। हम यहाँ करेंगे मैथमेटिकल काम, करेंगे प्रूफ करेंगे कि आपके पास कूलम फोर्स क्यों डिक्रीज हुई, ठीक है। तो अगर हम मैथमेटिकली इस चीज को देखें तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, दिस इज इन वैक्यूम, ठीक है। जहां पे हमने की वैल्यू क्या ली, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ एप्सिलॉन नॉट लिया है, क्यों? क्योंकि मेरे पास दिस एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी मेरे पास अभी वैक्यूम है, मेरे पास कोई मीडियम नहीं है। अगर मैं कोई मीडियम ऐड कर देती हूँ तो मुझे, मेरे पास यहाँ पे चेंजेस आएंगी, राइट। मुझे यहाँ पे क्या पुट करना चाहिए, अभी यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं कोई मीडियम ऐड कर देती हूँ तो मेरे, मुझे यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ मीडियम यूज करना चाहिए ना, है ना। ई आर फॉर मीडियम, समझाती हूँ, ई आर फॉर मीडियम नहीं आएगा, मुझे यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ मीडियम यूज करना चाहिए, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या यूज कर लेती हूँ, देखो अगर अब ये परमिटिविटी वाला कॉन्सेप्ट पहले समझा देती हूँ। जब हम परमिटिविटी की बात करते हैं आप लोगों को तीन चीजें दिखेंगी, एक आपको दिखता है एप्सिलॉन नॉट, एक आपको दिखता है एप्सिलॉन आर, एक आपको दिखता है ये सिर्फ ये एप्सिलॉन का साइन, ठीक है। पहले इनकी बेसिक्स पढ़ लेते हैं ताकि समझ आ जाए। दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी वैक्यूम है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, उसकी परमिटिविटी आपने रिप्रेजेंट करनी है, एप्सिलॉन नॉट से करोगे। एप्सिलॉन आर इज रिलेटिव परमिटिविटी, दैट इज रिलेटिव। रिलेटिव का टर्म कहाँ यूज होता है जनरली, केमिस्ट्री में भी यूज किया होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास। एग्जांपल दे देती हूँ ताकि कंपैरिजन करके मीनिंग बता सकूं। रिलेटिव का क्या मतलब होता है, दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव का मतलब होता है दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे हो, उसके लिए रिलेटिव यूज होता है, ठीक है। सो आपके पास ये एप्सिलॉन आर, दिस इज रिलेटिव। इस एप्सिलॉन की अगर बात करें, दिस इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी कोई भी मीडियम आपने पुट कर दिया उसकी परमिटिविटी है, दैट इज एप्सिलॉन, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या पुट करना चाहिए, के की वैल्यू के इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, यही पुट करना चाहिए ना। बताओ अब ये मेरे पास कोई भी मीडियम ऐड कर दिया तो मुझे यहाँ पे एप्सिलॉन पुट करना चाहिए, बताओ टेक्निकली करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पहले मैंने वैक्यूम लिया हुआ था, मैंने एप्सिलॉन नॉट पुट कर दिया, दैट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब मैंने कोई मीडियम ले लिया तो मैं क्या पुट करूंगी, एप्सिलॉन पुट करूंगी, क्योंकि मैंने मीडियम ले लिया तो मैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम की वैल्यू पुट करूंगी ना, ठीक है। यहाँ तक ये चीज समझ आ रही है बच्चों?
यस, परफेक्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे एप्सिलॉन पुट करना है, लेकिन जब आप फॉर्मूला देखते हो तो एप्सिलॉन तो नहीं पुट हुआ होता ना। जब हम फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला याद होगा ना, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो एप्सिलॉन तो पुट नहीं हुआ होता है ना। हम क्या पुट कर रहे होते हैं, हम कहते हैं k इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, यानी हमने ये जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है ये इसको निकाला ही नहीं है, हमने इसके साथ रिलेटिव परमिटिविटी को ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसके पीछे क्या साइंस है, इसको डिस्कस करते हैं। देखो, जब हम परमिटिविटी की बात करते हैं, अगर मुझे रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन करना है ना, तो मैं रिलेटिव परमिटिविटी ऐसे लिखूंगी, मैं लिखूंगी एप्सिलॉन आर रिलेटिव है, तो मैंने इसमें क्या कर देना है, मैंने इसमें परमिटिविटी ऑफ मीडियम को डिवाइड कर देना है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम से। ठीक है, सो अगर मुझे यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू निकालनी है तो क्या इसकी वैल्यू आ जाती है एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, जो कि मैंने यहाँ पे पुट की है, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। मुझे बताओ ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? इसको पहले देखो और मुझे बताओ यहाँ तक ये वाला पॉइंट सबको समझ आ रहा है? हाँ बच्चों, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, ये मैंने इसको ऊपर लिख लिया गलती से, दिस इज गोना बी विद 4 पाई। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट भी एप्सिलॉन आर, जो भी मैं एप्सिलॉन एप्सिलॉन लिख रही हूँ डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, ये बात समझ नहीं आई? देखो, मैं कह रही हूँ रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। रेशियो का क्या मतलब होता है, डिवाइडेड बाय का साइन यूज करना है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अगर मैंने एप्सिलॉन की वैल्यू फाइंड करनी है तो एप्सिलॉन नॉट इधर इक्वालिटी में डिवाइड हो रहा है, अगर मैं इसको इक्वालिटी की दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो ये क्या होना शुरू हो जाएगा, ये वाला पॉइंट बताओ, ये बताओगे सब समझ आ जाएगा। अगर मैं इक्वालिटी की एक साइड से एक वैल्यू जो कि डिवाइड हो रही थी उसको इक्वालिटी की दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो वो वैल्यू अब क्या होना शुरू हो जाएगी, पहले डिवाइड हो रही थी अब मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगी। देखो, अगर मैं इक्वालिटी की एक साइड से दूसरी साइड लेके जाती हूँ ना, तो अगर वो यहाँ ऐड हो रही है वहां माइनस होना शुरू हो जाएगी, अगर वहां माइनस हो रही है दूसरी जगह जाके ऐड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगर एक जगह मल्टीप्लाई हो रही है, मैं इसको इक्वालिटी की दूसरी साइड लेके जा रही हूँ, डिवाइड होना शुरू हो जाएगी, यहाँ पे ये डिवाइड हो रही थी, मैं इक्वालिटी की दूसरी साइड लेके जा रही हूँ, मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये मैथ्स है, ये याद रखना है। ठीक है, सो अब मुझे एप्सिलॉन को अकेला छोड़ना है क्योंकि मुझे उसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ पे एप्सिलॉन को अकेला किया तो एप्सिलॉन के साथ कौन था, एप्सिलॉन नॉट था, मुझे इसको अब लेके जाना है दूसरी साइड क्योंकि मुझे एप्सिलॉन अकेला चाहिए। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वालिटी की इस साइड डिवाइड हो रहा था, जब मैं उसको दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा विद एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन की वैल्यू आ रही है, यानी अगर मैं मीडियम ऐड करती हूँ तो मुझे परमिटिविटी ऑफ मीडियम ऐड करना है और जिसकी वैल्यू मेरे पास क्या आती है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है, डायरेक्ट एप्सिलॉन क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि आपके पास एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें पता है, और डिफरेंट मीडियम्स के लिए आपको एप्सिलॉन आर की वैल्यू गिवन होती है जो कि आप पुट करोगे। ठीक है, तो आपने वैल्यू वो पुट करनी है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तभी आंसर आएगा। अलग से मल्टीप्लाई करके फिर बेशक पुट कर दो या फॉर्मूला ही ऐसे लिख दो फिर पुट कर दो, यानी ये वाली वर्किंग आपको करनी पड़ेगी हर हाल में, इस वजह से हमने फॉर्मूले को ही ऐसे लिख दिया। ठीक है, समझ आ रही है यहाँ तक, ये चीजें क्लियर है सबको? ठीक है, अच्छा, यहाँ तक हमने कर दिया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इसकी एप्सिलॉन आर की डायमेंशन क्या होगी? वाई वैक्यूम हैज लो परमिटिविटी देन एयर? क्योंकि आपके पास एयर की जब हम बात करते हैं उसमें एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है दैट इज 1.0006, तो आप इसको 1.0006 से मल्टीप्लाई करो, थोड़ा बहुत इंक्रीज आएगा ना, मैथमेटिकली करके देखो, 1.0006 से मल्टीप्लाई करोगे थोड़ा आएगा, माइन्यूट इंक्रीज आएगा, बट माइन्यूट इंक्रीज तो आ रहा है ना। इस वजह से वैक्यूम की एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कम होती है एज कम्पेयर टू रिलेटिविटी ऑफ एयर, क्योंकि एयर में एप्सिलॉन आर की वैल्यू गिवन है 1.0006। ठीक है, डायमेंशनलेस, नो डायमेंशन। ठीक है, नो यूनिट नोट। ठीक है, देखो आपने अगर आप दो सिमिलर क्वांटिटीज है उनका रेशियो ले लेते हो ना, तो उसका आपके पास क्या चीज आ जाएगी, दैट इज गोना बी डायमेंशनलेस। क्यों डायमेंशनलेस है, क्योंकि दैट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, एक एप्सिलॉन नॉट है, उन दोनों का रेशियो ले लिया तो डायमेंशन इसमें आपके पास होगी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम जो एक चीज जो आप लोगों ने अब तक नहीं पढ़ी होगी दैट इज एमडी कैट, वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, दैट इज ग्राफ्स। इनके ग्राफ्स कैसे बनेंगे? ठीक है, अगर हम इसकी ग्राफ की बात करें तो मैं फोर्स और Q1 Q2 के दरमियान ग्राफ बना सकती हूँ, मैं फोर्स
और 1/r² के दरमियान ग्राफ बना सकती हूँ, और मैं फोर्स और r² के दरमियान ग्राफ बना सकती हूँ। यही तीनों पॉसिबल ग्राफ्स हैं जो मैं बना सकती हूँ, है ना। अब मुझे इन ग्राफ्स का स्लोप बताओ क्या आएगा। स्ट्रेट लाइन आएगी, कर्व लाइन आएगी, क्या आएगा? देखो फोर्स और Q1 Q2 ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ये दोनों आपस में डायरेक्टली। अच्छा फिर एक और बात भी करूंगी, वो भी समझने वाली है, ठीक है, तो अटेंटिव रहो, सारे बच्चे अटेंटिव रहे। मुझे बताओ इसका स्लोप क्या आएगा। फोर्स और Q1 Q2 आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनना चाहिए। एक्सीलेंट, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनेगा, राइट आंसर वकास। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा। अब अगर मैं फोर्स और r² की बात करूं तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ये दोनों क्या है आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो मेरे पास इसका एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बनेगा, बल्कि कुछ इस तरीके का ग्राफ बन रहा है। मुझे ये बताओ कि फोर्स और 1/r² इन दोनों के दरमियान क्या प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशनशिप है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है। तो मैं यहाँ लिखती हूँ फोर्स एंड 1/r² की बात कर रही हूँ, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जल्दी से इस चीज का आंसर दो। फोर्स और r² की बात नहीं करी, फोर्स और 1/r² की बात करी हूँ। डायरेक्टली, स्ट्रेट, इनवर्सली, इनवर्सली, डायरेक्टली, डायरेक्टली, स्ट्रेट लाइन, डायरेक्टली। देखो अगर मैं फोर्स और r² की बात करती ना तो ये इनवर्सली थे। देखो फोर्स आपके पास यहाँ है और आपके पास यहाँ है r², ठीक है, तो फोर्स और r² इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, बट फोर्स और 1/r² आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अगर मैं फोर्स और 1/r² की बात करती हूँ तो दे आर बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। ये वाला पॉइंट समझ आ रहा है कि ये क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपस में। ग्राफ्स भी हमने कर लिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हाउ, देखो अगर फोर्स और r² की बात की जाए ना, ये तो इनवर्सली है प्रोपोर्शनल, ठीक है, दीज आर इनवर्सली। बट मैं यहाँ पे यूं करके लिखती हूँ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये वाला पॉइंट समझ आया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। ये चीज याद रखना, r² और 1/r² रिलेशन चेंज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर हम बात करें, अच्छा मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज होती है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा 1/r² का, हाँ मैंने बताया, अच्छा सॉरी मैं बताना भूल गई, ग्राफ कैसा बनेगा। इट इज गोना बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, वो आ रहा है ना, डायरेक्ट रिलेशन है, स्ट्रेट लाइन बनेगा। आ गया समझ, ओके परफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है, ठीक है। स्टार्टिंग विद इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कवर किसने किया था, पहले ये बात याद रखने वाली है, ठीक है। तो अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें, इसको किसने डिस्कवर किया था, इट वाज बेसिकली डिस्कवर्ड बाय माइकल फेरेडे। कब किया था, 19th सेंचुरी में, ठीक है। तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय माइकल फेरेडे। और कब डिस्कवर किया गया था इसको, इन 19th सेंचुरी, ठीक है। तो माइकल फेरेडे ने इसको डिस्कवर किया था इन 19th सेंचुरी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, देखो एक चार्ज पार्टिकल है, ऐसे करके एक चार्ज पार्टिकल मैंने ड्रॉ कर दिया, इसके इर्द गिर्द अगर कोई और चार्ज पार्टिकल आए, ठीक है, इसके इर्द गिर्द अगर कोई और चार्ज पार्टिकल आए तो उसे एक फोर्स एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी, ठीक है, उसको एक फोर्स एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी, दैट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट जो रीजन है जहां पे कोई भी और फोर्स, कोई भी और चार्ज पार्टिकल आ रहा है और वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है जिस जिस रीजन में, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज, ठीक है। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली, हम इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, डेफिनेशन। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो हम क्या कहते हैं कि इट इज द रीजन अराउंड अ चार्ज। एक चार्ज के इर्द गिर्द जो रीजन होता है, जो जगह होती है, उसकी इर्द गिर्द की विसिनिटी, जो एरिया है, उसको हम कहते हैं अ रीजन अराउंड अ चार्ज। कोई भी चार्ज है उसकी इर्द गिर्द जो जगह है, ठीक है, रीजन अराउंड अ चार्ज। जहां पे अगर आप कोई भी टेस्ट चार्ज ले आते हो, टेस्ट चार्ज क्या होता है, जल्दी से बताओ, टेस्ट चार्ज क्या होता है, इन विच इलेक्ट्रिक टेस्ट चार्ज, उसको एक फोर्स एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी, ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स कह रहे हैं। इलेक्ट्रिक टेस्ट चार्ज experiences a
एन इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, उसको एक फोर्स एक्सपीरियंस करनी पड़ी जिसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। तो वो एरिया एक चार्ज पार्टिकल के इर्द गिर्द जहाँ पे दूसरे चार्ज पार्टिकल अगर वो आ जाते हैं उस जगह पे, तो उसको एक फोर्स एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी। वो फोर्स क्या हो सकती है? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव हो सकती है। डिपेंड क्या करता है कि दूसरा चार्ज पार्टिकल है कौन सा। लाइक चार्जेस होंगे दे आर गोना रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस होंगे दे आर गोना अट्रैक्ट ईच अदर। टेस्ट चार्ज की अगर हम बात करें तो टेस्ट चार्ज इज बेसिकली इलेक्ट्रिक टेस्ट चार्ज की अगर हम बात करें, दिस इज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये बात बस याद रखो, इलेक्ट्रिक टेस्ट चार्ज टेस्ट करने के लिए आप जनरली यूज करते हो, इट इज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, होता है ये क्या है, दैट इज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये हमने इसकी डेफिनेशन भी लिख दी। अब मुझे ये बताओ, ये तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन लिखी है, ठीक है, ये डेफिनेशन मैंने किसकी लिखी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या एक कोई फिजिकल क्वांटिटी है या फिर सिर्फ एक जगह को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कह रही हूँ? एक इर्द गिर्द, एक चार्ज के इर्द गिर्द वो जगह जहां दूसरा चार्ज अगर आ जाता है तो उसको एक फोर्स एक्सपीरियंस करनी पड़ी, वो जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। क्या ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, जस्ट ये एक जगह का नाम है? जल्दी बताओ। चार्ज की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है, ठीक है, चार्ज इज यूज्ड टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ चार्जेस, एक्सीलेंट। वी टेक व्हाई वी टेक पॉइंट चार्ज? कोई भी चार्ज हमने ले लिया ताकि आपको पता चले कि देखो दो चार्ज, हमें दो चार्ज पार्टिकल्स चाहिए थे, एक जिसकी हम बात करते, दूसरा हमने एज अ टेस्ट चार्ज ले लिया, इस वजह से हमने लिया। ठीक है, जस्ट अ रीजन, रीजन नॉट अ क्वांटिटी, प्लेस एक जगह को कहते हैं, प्लेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स ऑफ अ चार्ज, जगह को कहते हैं। परफेक्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक जगह को कहते हैं। अगर मैं एक मैथमेटिकल क्वांटिटी इसके लिए कहना चाह रही हूँ, लेट्स से मैंने कहना है कि उस जगह के ऊपर, अब देखो हमने कहा ना कि एक इलेक्ट्रिक फोर्स वो एक्सपीरियंस करता है, उसकी भी कोई ना कोई वैल्यू होगी ना उस फोर्स की, और जो हम फील्ड की बात करें उसका भी कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, वो चीज कौन बताएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक जगह का नाम है, ठीक है, बट अगर मुझे उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना है तो मैं उसके लिए एक और फिजिकल क्वांटिटी यूज करूँ, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये वाला पॉइंट समझ आ गया? ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको क्या बताती है? दो चीजें बता रही है, एक मैग्नीट्यूड, एक आपको बता रही है मैग्नीट्यूड, और दूसरा आपको बता रही है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम रिप्रेजेंट क्या करें? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से। वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी बात की है। ठीक है, सो आपके पास ये क्या है? दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपके पास क्या है? दैट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। कि हमने कहा ना एक चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स एक्सपीरियंस, एक चार्ज कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करे, दिस क्यू नॉट इज टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो वो टेस्ट चार्ज कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये चीज बताएगी ना। ठीक है, तो हमने कहा कि E इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट आपके पास टेस्ट चार्ज है, एफ आपके पास फोर्स है, फोर्स भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो फॉर्मूला मैंने इसको इस तरीके से लिखा। मुझे बताओ अगर मुझे फोर्स का फॉर्मूला लिखना होगा, इसी फॉर्मूले को ऐसे बना दो कि फोर्स का फॉर्मूला आ जाए। लेक्चर जूम पे होंगे, गूगल मीट पे होंगे लेक्चर्स। ठीक है, पॉइंट चार्ज इज पॉजिटिव, यस, पॉइंट चार्ज इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मुझे ये बताओ अगर मुझे फोर्स का फॉर्मूला बनाना है, इसी फॉर्मूले से देखो, फोर्स को अकेला छोड़ दो, क्यू नॉट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वालिटी की दूसरी साइड ले जाओ, वही वाली बात जिस तरह पहले बताई थी। जल्दी से करके फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा। देखो आपको फोर्स का फॉर्मूला चाहिए ना, फोर्स वाली साइड पे और क्या क्या चीजें, क्यू नॉट है, क्यू नॉट को अब इक्वालिटी की दूसरी साइड ले जाओ। क्यू नॉट यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इक्वालिटी के दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा, तो एफ इज इक्वल्स टू क्यू नॉट ई। में लिख देती हूँ इसको, इट्स लाइक अ सिंपल वे टू राइट इट, वैसे लिख देती हूँ क्यू नॉट ई। ठीक है, तो मेरे पास ये इस तरीके से आ गया फोर्स की वैल्यू। अगर मुझे ई की वैल्यू लिखनी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट लिखना है, इसका यूनिट क्या होगा मेरे पास? फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। तो न्यूटन पर कूलम मेरे पास इसका यूनिट आ गया। ठीक है, एक और यूनिट भी होता है, दैट इज वोल्ट पर मीटर, ये याद रखना, न्यूटन पर अच्छा एक और एमसीक्यू यहाँ पे, न्यूटन पर कूलम दैट इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर। क्यों ये इक्वल है? क्योंकि दे आर द यूनिट ऑफ सेम क्वांटिटी, यूनिट्स ऑफ सेम क्वांटिटी। ठीक है, अब मुझसे ये पूछो कि मैम कैसे ये दोनों सेम क्वांटिटी के यूनिट्स हैं? कैसे ये दोनों सेम क्वांटिटी के यूनिट्स हैं? हाउ आर वी गोना नो अबाउट दिस कि दोनों सेम क्वांटिटी के यूनिट्स हैं? देखो सिंपल सी बात, इसके आपके पास ई का एक और फॉर्मूला होता है
जो आप पढ़ोगे पोटेंशियल ग्रेडियंट में, दैट इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर, नेगेटिव साइन भी लगा हुआ होता है, ठीक है। तो डेल्टा वी का यूनिट आपके पास क्या है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट, वोल्टेज कह दो, पोटेंशियल डिफरेंस कह दो, और आर आपके पास डिस्टेंस है, इसका यूनिट होता है मीटर। तो देखो दोनों ई के फॉर्मूलाज हैं, दोनों आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूलाज हैं, इस वजह से दोनों की यूनिट डिफरेंट है क्योंकि दोनों के फॉर्मूलाज डिफरेंट है, ठीक है। बट ये दोनों यूनिट्स आपस में क्या है, इक्वल है। ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, ये याद रखना, न्यूटन पर मीटर किसकी इक्वल है, वोल्ट पर, न्यूटन पर कूलम किसकी इक्वल है, वोल्ट पर मीटर की इक्वल है, ठीक है। यहाँ तक हमने ये कर दिया। नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स, यूनिट वाली बात भी हमने कर दी। आगे हम बात करते हैं कि ये हमें बताता क्या है, स्ट्रेंथ बताता है यानी मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन बताता है, ये वाली बात भी हमने कर ली, ठीक है। इसका हमारे पास एक और, अच्छा देखो इस फॉर्मूले से मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा E इज इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। इस फॉर्मूले से मैं क्या क्या काम कर सकती हूँ, कहाँ होंगे लेक्चर्स, गूगल मीट पे होंगे बच्चों, मीट पे लेक्चर्स होते हैं, ठीक है। कब तक चलेगी क्लास, वैसे क्लास 1 घंटे की है, बट आई माइट टेक 10 more minutes ऑफ यू गाइज, क्योंकि आई वुड लव टू कंप्लीट जो सब टॉपिक्स मैंने सोचे हुए थे कंप्लीट करवाना, ठीक है। यू गाइज कैन लेट मी नो इफ लाइक इट्स गेटिंग अ लॉट फॉर यू, 1 घंटे बाद मुझे बता देना, ठीक है। बट वैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कंप्लीटिंग ऑल द सब टॉपिक्स, तो मुझे 10 मिनट और एक्स्ट्रा लग जाएंगे शायद, ठीक है। टॉपिक तो समझ आ जाता है, एमसीक्यू सॉल्व नहीं होती बच्चों, एमसीक्यू सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, ये वो वाली बात है जिसमें आप लोग एफएससी में कहते हैं मैम टॉपिक समझ आ जाते हैं, न्यूमेरिकल नहीं होते, ठीक है। हो जाता है सब कुछ, देखो यू नीड टू हैव द राइट स्ट्रेटजीज टू सॉल्व द एमसीक्यूज एज वेल एज द न्यूमेरिकल, दोनों में से कोई भी चीज इतने मसले वाली है नहीं, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे फोर्स क्या वो पुट कर सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, फोर्स का फॉर्मूला पुट कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैं क्या यहाँ पे पुट कर सकती हूँ, E इज इक्वल टू 1/4 पाई लिखने के बजाय मैं सिर्फ K लिख देती हूँ, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यहाँ पे Q1 मैंने एक चार्ज पार्टिकल टेस्ट चार्ज है और दूसरा चार्ज पार्टिकल मेरे पास नॉर्मल चार्ज है, तो मैं Q1 की जगह Q नॉट लिख देती हूँ और Q2 की जगह Q लिख देती हूँ। एक टेस्ट चार्ज मैंने ले लिया, दूसरा मेरे पास जो नॉर्मल चार्ज है जिसको मैंने डिस्कस करना था, जिसकी इर्द गिर्द में टेस्ट चार्ज को लाई हूँ, वो वाला चार्ज है, ठीक है। सो आपके पास यहाँ पे ये तो मैंने लिख दिया, डिवाइडेड बाय क्यू नॉट है। अच्छा अब मेरी बात यहाँ पे समझो, ये पॉइंट समझने वाला है, ठीक है, थोड़ा फोकस करना। अगर मुझे यहाँ पे इसको डिवाइड करना है तो मैं एक तो ऐसे करके डिवाइड कर सकती हूँ, पर मुझे बताओ आप लोगों को समझ आता है ऐसे ऐसे वाली डिवीजन, जल्दी बताओ, ऐसे वाली डिवीजन समझ आती है आप लोगों को, जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ ताकि आई शुड बी टेलिंग यू अल्टरनेटिव मेथड। आती है समझ, ठीक है, नहीं आती, आती है, जिनको आती है गुड फॉर यू गाइस, जिनको नहीं आती मैं समझा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि किसी ने नो भी कहा इस वजह से समझा देती हूँ। जिनको आती है तो क्यू नॉट से क्यू नॉट डिवाइड कर दोगे सिंपली, जिनको ये वाली डिवीजन समझ नहीं आती ऐसे किया करो, के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर था, और डिवाइडेड बाय क्यू नॉट करना है ना, एक फ्रैक्शन है उसको फिर दोबारा डिवाइड करना है, ऐसे करके लिखा करो, डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, सिंपल काम, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्यू नॉट है तो इसका रेसिप्रोकल ले लो, के क्यू नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है, यहाँ डिवाइड है, मल्टीप्लाई लिखोगे तो 1/क्यू नॉट बन जाएगा, ये वाला पॉइंट तो आता है ना मैथ्स में करते हैं। यहाँ से अब क्यू नॉट कैंसिल कर दो और आपके पास के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ई का एक और फॉर्मूला मैंने लिख दिया, दैट इज के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। 3 फॉर्मूले हमने यहाँ पे अब तक ई के पढ़ लिए, ठीक है, मैं उनको रेड से सर्कल कर लेती हूँ। एक ये पढ़ा, ठीक है, एक हमने पढ़ा ये वाला, ठीक है, और एक हमने पढ़ा ये वाला, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले हमने ई के अब तक पढ़े, ठीक है, और 2 यूनिट पढ़े, दैट इज वोल्ट पर मीटर एंड न्यूटन पर कूलम, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी। अब हम आगे आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर, ठीक है। अच्छा हम यहाँ पे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा मुझे बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस किस को समझ नहीं आता, थोड़ी वियर्ड सा लगता है ना जब पढ़े होते हैं, या समझ आ जाता है, जल्दी से बताओ किस किस को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ नहीं आता। बस हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करते हैं, फिर हम करेंगे फ्लक्स वाली चीज, आता है नहीं आता। अच्छा देखो सिंपल सी बात, मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ और उससे स्टार्ट में समझाती हूँ, ठीक है।
मेरे पास यहाँ पे एक प्लेट है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज। अच्छा मैंने एक चीज ऊपर नहीं बताई, रुको पहले वो बता देती हूँ, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी। ठीक है, जहाँ हमने ऊपर पढ़ा मैं यही बता देती हूँ। चलो, आपके पास एक चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, एक चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी? सेशंस कब से स्टार्ट होंगी? 15 जनवरी से। ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी? अगर जो पॉजिटिव चार्ज की हम बात करते हैं ना, तो जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो जा रही होती हैं अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ऐसे करके, और नेगेटिव चार्ज के करीब आ रही होती हैं, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये याद रखना। सो आपके पास अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। अब मैंने दो प्लेट्स ऐसे करके बनानी है, अब मुझे बताओ डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की? पॉजिटिव टू नेगेटिव, यू गाइस आर सो कूल, पहले ही लिख दिया, अभी मैंने पूछा भी नहीं था। एक्सीलेंट एवरीवन। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से पॉजिटिव से इमर्ज हो रही है और टर्मिनेट होगी जाके नेगेटिव के ऊपर। ठीक है, तो मैं ऐसे करके इसको बना लेती हूँ, दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन। अब सिंपल बात करेंगे, ठीक है, इजी इजी बातें करते हैं पहले। यहाँ पे मैं एक इलेक्ट्रॉन ले आती हूँ, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या है? नेगेटिव चार्ज। मैं इलेक्ट्रॉन को मैंने इलेक्ट्रॉन को उठाया, मैं इलेक्ट्रॉन को इधर ले आई। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉन को मैंने एक इम्तिहान में डाल दिया। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? पॉजिटिव की तरफ जाएगा या नेगेटिव की तरफ जाएगा? जल्दी से बताओ, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव, सही कह रहे हो, फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। एट द एंड ऑफ क्लास प्लीज टू ऑल साइड, चलो मुझे एंड पे याद करा देना, मैं दिखा दूंगी। ठीक है, पॉजिटिव की तरफ जाएगा, एग्जैक्टली exactly. खुद नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव की तरफ तो जाएगा नहीं, तो ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा ऐसे करके। यानी आपके पास अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में, देखो ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड है बट इलेक्ट्रॉन ऐसे करके जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जाएगा पॉजिटिव के ऊपर। लेट्स से मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पे नहीं जाना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव पे लेके जाओ। ठीक है, मैं कह रही हूँ कि वैसे तो इलेक्ट्रॉन जाता है पॉजिटिव की तरफ, बट मैंने इलेक्ट्रॉन से कहा नहीं, मैं चेंज करूंगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज सपोज टू गो टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज प्लेट, मैं लेके जा सकती हूँ इलेक्ट्रॉन को नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ। बताओ जल्दी से, मैं लेके जा सकती हूँ इलेक्ट्रॉन को? एनर्जी देंगे, देखो कुछ भी पॉसिबल है लाइफ में, एवरीथिंग इज पॉसिबल, यू जस्ट नीड टू डू योर होमवर्क फ्रॉम योर साइड। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहते हैं मैं तो नहीं जाता नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्लेट की तरफ, मैंने तो जाना है पॉजिटिव की तरफ, लेकिन मैंने कहा मैं तो लेके जा रही हूँ, आई हैव एनर्जी, आई एम इन पावर, मैं लेके जा सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं इसको यहाँ से नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ लेके, कैसे लेके गई? मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, राइट चीज दोगे, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या दी? एनर्जी दी, मैंने एनर्जी दी और मैं इलेक्ट्रॉन को नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की तरफ ले गई। ठीक है, अब मैंने वर्क डन किया। ठीक है, एनर्जी देके, एनर्जी चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन का मतलब क्या होता है? एनर्जी चेंज हो रही है। ठीक है, सो मैंने क्या किया, यहाँ पे वर्क डन किया और मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो चला गया टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज प्लेट। तो ये जो काम किया है मैंने इन मूविंग द चार्ज from in taking the charge from the positively charged plate to the negatively charged plate, that is basically electric potential. ठीक है, वर्क डन, मैं यहाँ लिख देती हूँ डेफिनेशन, वर्क डन in moving a unit positive charge, moving a unit positive charge from one point to another, या from infinity to electric field भी कह सकते हो, from one point टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जा रही हूँ, उसके लिए जो मैंने वर्क डन किया है दैट इज बेसिकली इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। मुझे बताओ इसको मैं रिप्रेजेंट किससे करूंगी? हमने यहाँ पे लिखना है इसकी रिप्रेजेंटेशन, फिर हमने लिखना है इसका फॉर्मूला, फिर हमने लिखना है इसका यूनिट। जल्दी से बता दो मैं इसको रिप्रेजेंट किस तरह करूंगी? पोटेंशियल डिफरेंस को मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगी? v से करूंगी। ठीक है, इसको मैं v से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, फॉर्मूला इसका क्या है? v इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, जो मैंने वर्क डन किया इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर मैं उसको नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज प्लेट से नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ लेके गई हूँ, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन किसके इक्वल होता है? चेंज इन एनर्जी के, डेल्टा यू इज बेसिकली एनर्जी, तो डेल्टा यू डिवाइडेड बाय क्यू नॉट हमने कर दिया। ठीक है, सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज हो गया, फॉर्मूला ये हो गया। यूनिट इसका क्या बनेगा?
इसका एसआई यूनिट होता है वोल्ट, ठीक है, वोल्ट इसका एसआई यूनिट है, एंड दैट इज इक्वल टू वर्क डन का यूनिट या चेंज इन एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जल्दी से बता दो। वर्क डन का यूनिट या चेंज इन एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल पर कूलम। एक्सीलेंट। सो एसआई यूनिट इसका वोल्ट होता है, बता दिया। वर्क डन या चेंज इन एनर्जी का यूनिट आपके पास क्या होता है? जूल होता है, और चार्ज का यूनिट आपके पास क्या होता है? कूलम होता है, ठीक है। तो आपके पास वोल्ट किसकी इक्वल है? जूल पर कूलम की इक्वल है, ठीक है। सो वोल्ट किसकी इक्वल आ गया? जूल पर कूलम की इक्वल आ गया। ये वाला पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आप इसके मल्टीपल्स भी यूज कर सकते हो, जिस तरह मैं यहाँ पे, अच्छा ये याद रखना है, ठीक है, जिस तरह मैं मिली वोल्ट भी यूज कर सकती हूँ, किलो वोल्ट भी यूज कर सकती हूँ, गीगा वोल्ट भी यूज कर सकती हूँ, माइक्रो वोल्ट भी यूज कर सकती हूँ, मेगा वोल्ट भी यूज कर सकती हूँ। ये इक्वल किसके होते हैं, ये आप लोग बताओगे, जल्दी जल्दी बताते जाओ। मिली किसके इक्वल होता है? एक्सपोनेंट की फॉर्म में बताओ। मिली किसके इक्वल होता है बच्चों, जल्दी से बताओ। -3। एक्सीलेंट। 10⁻³ किलो 10⁻³ की इक्वल होता है। गीगा इक्वल होता है 10⁻৯ वोल्ट, ठीक है। माइक्रो इक्वल होते हैं 10⁻⁻6 वोल्ट, और मेगा इक्वल होते हैं 10⁻6 वोल्ट के, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखने पीछे के प्रीफिक्सेस, ताकि आगे वाली बात आप लोग कर सको, ठीक है। ये वाला हो गया यहाँ तक। अच्छा आप मुझे बताओ, टाइम हमारा हो गया है कंप्लीट। शुड आई बी लाइक डिस्कसिंग द नेक्स्ट सब टॉपिक, और शुड बी वाइंड अप हियर? सिंस टाइम कंप्लीट हो गया है, तो आई विल बी आस्किंग यू गाइज, बता दो इफ यू गाइज वांना, लिसन, आगे भी आगे वाला कोई टॉपिक चाह रहे हो मैं करा देती हूँ। अगर कह रहे हो कि बस, तो फिर बस कर लेते हैं, ठीक है। योर कॉल, बिकॉज टाइम हो गया, लाइक वी 1 hour इज लाइक कंप्लीट। नेक्स्ट, टेल समथिंग यूजफुल, यू कैन सजेस्ट द टॉपिक, ठीक है। वाइंड अप प्लीज। नेक्स्ट, अच्छा मेजोरिटी वोट्स नेक्स्ट के आ रहे हैं, कंटिन्यू, चलो करा देते हैं नेक्स्ट, ठीक है, क्योंकि मेजोरिटी कंटिन्यू का कह रहे हैं, तो हम कंटिन्यू कर लेते हैं। सो मूविंग टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। फ्लक्स करना है, एंड देन फिर हमने गॉसेस लॉ छोटा सा, ठीक है, गॉसेस लॉ इतना मसला नहीं करेगा, फ्लक्स कर लेते हैं, ठीक है। फ्लक्स की जब हम बात करते हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं डेफिनेशन फ्लक्स की। अच्छा मुझे बताओ, फ्लक्स क्या चीज होती है? इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों समझ आ जाएंगे, इसको अच्छे तरीके से फ्लक्स समझ लोगे ना, दोनों समझ आ जाएंगे। हमने लिखनी है डेफिनेशंस, 2 डेफिनेशंस हैं आपके पास। फिर हमने लिखना है इसकी रिप्रेजेंटेशन। मैं जब तक यहाँ हेडिंग्स लिखती, जल्दी से आप लोग बताओ फ्लक्स का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन छोटी सी है, देन कमिंग टूवर्ड्स फॉर्मूला, फिर आते हैं यूनिट की तरफ, वो भी इतना नहीं है, और फिर आगे मैंने कंडीशन समझानी है। जल्दी से बताओ फ्लक्स का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया। एक्सीलेंट। एक एरिया से कितनी लाइंस पास करी, दैट इज फ्लक्स, ठीक है। लेट्स से मैं एक इस एरिया की बात कर रही हूँ, इससे लाइंस कितनी पास कर रही है, दैट इज फ्लक्स। सिंपल सी बात है, ठीक है। सो नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया, दैट इज फ्लक्स। जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें, तो कौन सी लाइंस हम स्पेसिफिकली बात करें? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, कि आपके पास एक जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी गुजर रही हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो एक डेफिनेशन तो मैं यहाँ पे ये लिखती हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, number of electric field lines passing through an area। यहाँ पे मैं आप लोगों को ना अभी बेसिक्स बता रही हूँ, उसके बाद मैं 2 डायग्राम्स बनाऊंगी और चीजें समझाऊंगी। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, बट ट्रस्ट में इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो एक एरिया से पास करें, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन मैंने क्या लिखनी है, दैट इज इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हमने ई से रिप्रेजेंट किया था ऊपर, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको मैंने ई से रिप्रेजेंट किया। इसके भी 3 नाम है, ठीक है। कहीं कहीं वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी लिखेगा, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिख देगा, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ लिख देगा, उसका भी ये मतलब है, ठीक है। एंड वेक्टर एरिया,
अब वेक्टर एरिया क्या चीज है, मुश्किल नहीं है, समझाती हूँ, ठीक है। पहले हम आगे की बात करते हैं, वेक्टर एरिया वाला कॉन्सेप्ट में जब डायग्राम ड्रॉ करूंगी उसके साथ समझाऊंगी, ठीक है। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इस तरह फ्लक्स और नीचे ई लिख दिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फॉर्मूला इसका क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट है, बता दिया, डॉट डाल देती हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड वेक्टर एरिया। यहाँ पे एक चीज समझा देती हूँ, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट जल्दी समझाती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। डॉट प्रोडक्ट में मैंने दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया, मेरे पास रिजल्टेंट क्वांटिटी स्केलर आती है। क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया और मेरे पास रिजल्टेंट क्वांटिटी वेक्टर आती है, ये डिफरेंस है बस, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास कॉस थीटा आता है, यहाँ पे आपके पास साइन थीटा आता है। जब आप डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हो तो ये आएगा, ठीक है। ये दो चीजें याद रखनी है, दीज आर लाइक द बेसिक्स, ठीक है, या आनी चाहिए, आगे पूरे फिजिक्स के अंदर बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। वेक्टर एरिया एक्सप्लेन करूँ, करती हूँ, बस मुझे 2 मिनट दो, ठीक है। ये वाली बात माइंड अप करके मैं एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे आपने दो वेक्टर क्वांटिटीज, एरिया भी आपने वेक्टर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ली, वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। दो वेक्टर क्वांटिटीज का आपने मल्टीप्लिकेशन करवाई, यानी प्रोडक्ट लिया, दैट वाज अ डॉट प्रोडक्ट, रिजल्टेंट क्वांटिटी क्या बनेगी, स्केलर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास क्या है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। दो वेक्टर क्वांटिटी से बनी है लेकिन ये खुद क्या है, स्केलर है, ठीक है। यहां तक समझ आ रहा है। यूनिट की बात करते हैं, यूनिट आप लोग बताओगे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, फ्लक्स का यूनिट हमने लिखना है, ई डॉट ए हमने कर दिया। ई का यूनिट क्या होता है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ऊपर किया था, 2 यूनिट पड़े थे, जल्दी से लिख के बताओ, थोड़ा बहुत याद रहा होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एक्सेलेंट, ये पूरे फ्लक्स का बता दिया आपने, ठीक है। वाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ डॉट प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ही डॉट प्रोडक्ट क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है ना, क्रॉस प्रोडक्ट होता तो वेक्टर क्वांटिटी बन जाता। न्यूटन पर कूलम, वेबर, वेबर, वेबर मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर। न्यूटन पर कूलम, ठीक है। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, और एरिया का आपके पास यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन में से क्या लिख सकती हूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। तो ये मेरे पास फ्लक्स का यूनिट आ गया, यहाँ तक समझ आ गई बात की। अब यहाँ पे मैं डायग्राम बनाती हूँ और मेजर कॉन्सेप्ट जो समझाने वाला है वो समझाती हूँ, ठीक है। मेरे पास दो पेजेस मैंने ले लिए, दो सरफेसेस कह दो मैंने ले ली। एक को मैंने ऐसे रखा हुआ है कि वो थोड़ा सा लाइक अगर टेबल के ऊपर मैं रखती हूँ तो टेबल के ऊपर वो खड़ा हुआ है, और दूसरा वाला टेबल के ऊपर लेटा हुआ है, ठीक है। सरफेस की हम बात करें, पेज की बात करें, जितना भी आप ले लो, ठीक है। इस तरीके से मैंने दो सरफेसेस ले ली, दिस इज द सेंटर दोनों का। एरिया जनरली आपके पास स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। एरिया अगर मैं बताती हूँ, मैं कहती हूँ एरिया आपके पास इतना मीटर स्क्वायर है, दैट वाज एन एरिया। बट अगर आप एरिया को इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन भी बता रहे हो, लाइक एरिया की डायरेक्शन भी बता रहे हो, उसे कहते हैं वेक्टर एरिया। यहाँ पे दोनों चीजें समझनी है, ठीक है। यहाँ पे एरिया आपके पास क्या है, दिस इज द एरिया, यही एरिया है ना इसका, एरिया। वेक्टर एरिया की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्मल की तरफ, ठीक है, ऐसे करके, दिस इज वेक्टर एरिया। अगर हम यहाँ बात करते हैं, दिस इज एरिया, एरिया, और अलोंग द नॉर्मल ऐसे करके, दिस इज वेक्टर एरिया। ये दो बातें मुझे बताओ समझ आ रही हैं सबको, ये दो पॉइंट समझ आ रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड वेक्टर एरिया। ये चीज समझ जाओगे, सारी चीजें, मैग्नेटिक फ्लक्स भी यही कवर हो जाएगा, सेम बातें, एरिया और वेक्टर एरिया समझना है। आगे मैं आप लोगों से पूछूंगी, ठीक है। एरिया आपके पास नॉर्मल है, ठीक है, वेक्टर एरिया की डायरेक्शन अलोंग द नॉर्मल होती है, ठीक है। ये आपके पास एरिया और वेक्टर एरिया वाली बातें आ गई, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब मैं गुजारती हूँ ऐसे करके गुजर रही है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे करके गुजर रही हैं। अब आप लोगों ने मुझे एंगल बताना है, ठीक है, थीटा बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड वेक्टर एरिया, दोनों से बताऊंगी, दोनों इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में वो किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। थीटा बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड वेक्टर एरिया, ठीक है। दोनों तरीके से आप लोगों ने इस चीजों को बताना है। पहली वाली डायग्राम में मुझे बताओ आपके पास कितना एंगल बन रहा है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड नॉर्मल एरिया,
जल्दी बताओ। ई ए कॉस थीटा, हाँ ये तो यहाँ पे फॉर्मूला है ना, दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमने बताया था ना, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा लगता है, ये तो यहाँ फॉर्मूला आ रहा है। मुझे यहाँ पे एंगल बताओ, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 30 40, कितना बन रहा है? 90 डिग्री पैरेलल, सो 0 डिग्री 0, 90 90। देखो यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह जा रही है, एरिया इस तरह है, तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। ठीक है, सो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और नॉर्मल एरिया में एंगल 90 डिग्री बन रहा है, बट वेक्टर एरिया देखो, आपके पास ऐसे वेक्टर एरिया जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ऐसे जा रही है, दोनों पैरेलल है आपस में, तो यहाँ पे एरिया कितना बनेगा? 0 डिग्री। ठीक है, और इसका उलट यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे आपके पास एरिया ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री। और वेक्टर एरिया ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। यहाँ तक मुझे ये वाला पॉइंट बताओ, दोनों सबको समझ आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एरिया और वेक्टर एरिया, एंगल्स याद रखने, मैक्सिमम और मिनिमम फ्लक्स कहाँ है ये मैं अभी बताती हूँ। ठीक है, यहाँ तक ये वाले पॉइंट समझ आ रहे हैं सबको? क्लियर यहाँ तक? चलो परफेक्ट। अब मुझे ये बताओ कि जब हमने फ्लक्स की बात की थी, तो कैन वी से वेक्टर एरिया एंड एरिया परपेंडिकुलर टू ईच अदर? यस, कह सकते हो। ठीक है, हमने फ्लक्स के फॉर्मूले में क्या बात की थी कि वी आर टॉकिंग अबाउट वेक्टर एरिया। ठीक है, तो अगर आपने फ्लक्स मैक्सिमम या मिनिमम देखना है, फ्लक्स के फॉर्मूले में कौन सा एंगल पुट करना है, ये भी तो आप लोग पूछ सकते हो ना मुझसे कि मैम थीटा की वैल्यू कौन सी पुट करनी है। आपने तो हर डायग्राम के साथ दो दो वैल्यूज लिखती हैं, जब हम फ्लक्स का फॉर्मूला कर रहे होंगे तो कौन सी थीटा की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, ये चीज भी तो है। तो जब आप फ्लक्स की वैल्यू के साथ थीटा की कौन सी वैल्यू पुट होगी? वेक्टर एरिया वाली, क्योंकि फॉर्मूले में हमने कहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। ठीक है, सो वेक्टर एरिया वाली आपने फॉर्मूले में पुट करना है, यानी अगर मैं यहाँ पे फ्लक्स का फॉर्मूला लिखती हूँ, दैट इज इक्वल टू ई ए कॉस 0 डिग्री फॉर दिस डायग्राम। कॉस 0 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। ई ए इंटू 1 कर दो, आपके पास यहाँ पे ई ए आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे फ्लक्स क्या है? मैक्सिमम। और अगर दूसरी वाली डायग्राम में हम फ्लक्स का देखें, फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डॉट ए, या हम यहाँ पे लिख देते हैं ई ए कॉस थीटा, तो हम यहाँ लिख देते हैं ई ए कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 0 के इक्वल होता है, ई ए 0 डिग्री, और आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। तो यहाँ पे फ्लक्स आपके पास क्या है? मिनिमम है। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, ये मैंने बता दिया, 0 डिग्री पे ये क्या होगा? मिनिमम होगा। ठीक है, बताओ यहाँ तक ये वाले पॉइंट्स क्लियर हैं? अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो एग्जैक्टली पॉइंट बताओ कि कहाँ से क्लियर नहीं हो रहा, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्लियर? सबको क्लियर हो गया? चलो परफेक्ट, क्लियर हो गया। तो फिर आई विल बी गिविंग यू गाइस, इसका हमने यूनिट लिखा है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, टाइम तो हो गया, हाँ बस हो गया। एंड पे एक असाइनमेंट देती हूँ, देन वी आर गोना वाइंड अप द सेशन। ठीक है, मुझे ये बताओ, ये जो यहाँ पे लिखा है इसको कन्वर्ट करके मुझे बताओ इन बेस यूनिट। ये जो ये वाला यूनिट है ना, इसको बेस यूनिट में लिख के बताओ। आई एम गोइंग टू गिव यू गाइस 2 to 3 seconds। सेकंड्स नहीं देती, चलो 1 2 मिनट दे देती हूँ, आधा मिनट। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ शीट एंड वेक्टर एरिया? दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। वेक्टर एरिया की डायरेक्शन अलोंग द नॉर्मल होती है, ठीक है, एंड एरिया आपके पास जो नॉर्मल एरिया होता है दूसरा वो ले रहे हो। ठीक है, न्यूटन सेकंड डिग्री, न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है ना। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू लेंथ। ठीक है, फॉर अ स्क्वायर हम कहते हैं लेंथ इंटू लेंथ, फॉर अ रेक्टेंगल आप क्या कहते हो? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ इंटू लेंथ को या लेंथ इंटू ब्रेथ को आपके पास मीटर इंटू मीटर कर रहे हो, तो इसका यूनिट क्या बनता है? मीटर स्क्वायर बनता है। इस वजह से एरिया का यूनिट आपने मीटर स्क्वायर लिया। दोनों सारी स्लाइड्स एंड पे शो कर दूं? चलो मैं भी शो कर देती हूँ आप लोगों को, जब तक आप लोग इसको बेस यूनिट में लिख के बताओ। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर को आप लोगों ने क्या करके बताना है? बेस यूनिट्स में लिखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो स्क्रीनशॉट। रुको मैं इसको, जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट दो मुझे।
इसको ऐसे कर लेती हूँ। हाँ, आप कर लो, अब इजीली हो जाएगा। किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर पर कूलम। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, सही निकाला है। ठीक है, मैं आप लोगों को सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ फॉर दोस्त जिनको समझ नहीं आ रही। किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकेंड पर एम्पेयर, एम्पेयर नहीं कूलम, चार्ज का यूनिट ऐसे ही कूलम होता है, एम्पेयर करंट के लिए यूज होता है। करंट इज लाइक चार्ज जब मूव कर रहा है, ठीक है, जब रेस्ट पे है तो आप कूलम यूज करोगे। किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, पर कूलम नहीं लिखा, बाकी ठीक है। किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर कूलम, एक्सीलेंट। शो ऑल स्लाइड्स, हाँ रुको मैं सारी शो करती हूँ। जब स्क्रीनशॉट ले लो बताना, नीचे कर दूंगी, ठीक है, थोड़ी देर बाद नीचे कर दूंगी खुद ही। मुझे बताओ ये समझ आ रहा है या मैं करके दिखाऊं कैसे करना है। न्यूटन किसके इक्वल होता है, एफ इज इक्वल टू एम में, ठीक है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसको मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके कूलम से डिवाइड कर देना, तो मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर कूलम हो जाएगा। ठीक है, इससे नीचे ये है, और फिर फ्लक्स शो करती हूँ। और फिर नीचे ये फ्लक्स है। ठीक है, किलोग्राम मीटर क्यूब पर एम्पेयर, एम्पेयर नहीं कूलम। जब चार्ज लिखते हो ना उसे कूलम से रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पेयर से करंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एम्पेयर नहीं है, इट्स गोना बी कूलम। ठीक है, ये एक करेक्शन कर लो। ऐसी स्लाइड क्लियर नहीं है। अब इसको मैं जूम इन करूंगी तो क्लियर होगा, पर जब जूम इन करूंगी तो फिर पूरे का स्क्रीनशॉट नहीं लिया जाएगा, वरना वीडियो को दोबारा देख के ना जैसे जैसे मैं लिख रही थी वैसे वैसे साथ साथ नोट कर लेना। रिपीट प्लीज मैम, फर्स्ट स्लाइड, ठीक है, मैं फर्स्ट वो कर देती हूँ। रिपीट क्या चीज करनी है बताओ, मैं रिपीट कर देती हूँ। हाँ, ये वीडियो अपलोड हो जाएगी चैनल के ऊपर, यू गाइस कैन रीचेक इट। ठीक है, फर्स्ट स्लाइड, हाँ मैंने ऑन कर दी। रिपीट, किसी बच्चे ने पूछा हुआ रिपीट, मुझे पॉइंट बता दो कौन सा रिपीट करना है, मैं रिपीट कर देती हूँ। एक दफा एक शॉर्ट समरी दे देती हूँ। हमने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा कि चार्जेस जो रेस्ट में हम उनको पढ़े, कूलम्स लॉ पढ़ा कि दो चार्ज पार्टिकल्स है उनके दरमियान की जो फोर्स है उसका एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड क्या है, वो पढ़ने के लिए हमने कूलम्स लॉ की बात की। कूलम्स लॉ इन मटेरियल मीडियम, फोर्स आपके पास क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट बात क्या की, मुझे टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की। आप एक चार्ज पार्टिकल को लेके जा रहे हो, लाइक जिस तरह हमने एक इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस कराया था, आपके पास दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स थी। मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन को नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ लेके जाना चाहती हूँ तो मुझे एक वर्क डन करना पड़ेगा, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और फिर हमने फ्लक्स की बात की, दैट इज बेसिकली द नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया। जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया। बेस यूनिट रिपीट कर दूं, बेस यूनिट मैं आप लोगों को डिराइव करके दिखा देती हूँ। ठीक है, इसका मैंने कहा था ना, रुको मैं, मुझे इसको ऐसे करना पड़ेगा, आई बी कंफर्टेबल राइटिंग दिस वे। अच्छा, जस्ट अ सेकंड। हाँ, तो न्यूटन एफ इज इक्वल्स टू एम ए होता है। न्यूटन फोर्स का यूनिट है, मास का होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का क्या होता है, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। तो आपके पास यहाँ पे वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, तो क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये आपके पास न्यूटन का आ गया। मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, और डिवाइड किससे करना है, कूलम से। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा किलोग्राम मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर कूलम। मीटर क्यूब कैसे आया ये चीज भी बता देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, ये इस तरह जब करना होता है ना, अगर आपके पास नहीं है कैलकुलेटर, आपने पावर्स को डील करना है, ऐसे करते हैं। ठीक है, व्हेन बेसेस आर सेम, लेट्स से बेस हम 10 ले रहे हैं, ठीक है, व्हेन बेसेस आर सेम एंड दे आर मल्टीप्लाइड बाय ईच अदर, 10 रेज पावर 3 को 10 रेज पावर 6 से मल्टीप्लाई करें, उनकी पावर्स को ऐड कर देना होता है। बेस सेम रखिए, 3 प्लस 6 करके 9 कर दिया। व्हेन बेसेस आर सेम एंड दे आर डिवाइडेड बाय ईच अदर, कोई भी पावर ले लो, ठीक है, तो उनकी पावर्स को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। अब यहाँ पे बेस आपके पास मीटर है, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर करना है। व्हेन बेसिस आर सेम एंड दे आर मल्टीप्लाइड बाय ईच अदर देयर पावर्स आर एडेड, मीटर 1 प्लस 2 कर दिया तो मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप लोग विदाउट कैलकुलेटर इनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है,
फ्लक्स की जो डिग्री ली, डिग्री क्या मतलब, मुझे पॉइंट समझ नहीं आ रहा। फ्लक्स की जो डिग्री ली, क्या कहना चाह रहे हो एग्जैक्टली, मैं समझा देती हूँ दोबारा। क्वांटाइज्ड का कॉन्सेप्ट देखो, क्वांटाइज्ड का मतलब है, जिस तरह हम कहते हैं चार्ज इज अ क्वांटाइज्ड क्वांटिटी, उसका मतलब आपके पास एक स्पेसिफिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। आधा चार्ज नहीं होता, क्वार्टर चार्ज नहीं होता, 1.5 2.5 चार्ज इस तरह एग्जिस्ट नहीं करता। 1 2 3 4 5 इस तरह चार्ज एग्जिस्ट करता है। जैसे मैंने आप लोगों को नेल पॉलिश की एग्जांपल दी कि जब आप लोग नेल पॉलिश लेने जाते हो तो आधी नेल पॉलिश कोई नहीं देगा, 1 2 3 मिल सकती है, आधी 1.5 2.5 इस तरह नेल पॉलिश नहीं मिलती। इसी तरह चार्ज भी, कि चार्ज आधा क्वार्टर इस तरह नहीं होता। ठीक है, 1.5 1.25 इस तरीके से चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। चार्ज इज अ क्वांटाइज क्वांटिटी, और ये आपके पास 1 2 3 इसी तरह एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। आइदर आप इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज ला रहे हो, या फिर आप चार्ज को अगेंस्ट लेके जाना चाह रहे हो। लेट्स से इलेक्ट्रॉन को मैं नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ लेके जाना चाहूँ तो मैं लेके जा सकती हूँ। जनरली नहीं जाएगा, वो खुद नहीं जाएगा, खुद वो पॉजिटिवली की तरफ ही जाएगा। ठीक है, बट अगर मैं उसे जानबूझ के लेना चाहूँ तो मुझे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वर्क डन, या जो मैं उसे एनर्जी प्रोवाइड कर रही हूँ, वर्क क्या होता है, चेंज इन एनर्जी होता है। चेंज इन एनर्जी को वर्क कहते हैं। तो वर्क डन की जगह मैं चेंज इन एनर्जी भी लिख सकती हूँ, पर यूनिट चार्ज दैट इज बेसिकली इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। गाइड रिगार्डिंग एमसीक्यू सॉल्विंग, देखो बच्चों, हर एमसीक्यू सॉल्व करने का एक तरीका होता है, वो वेरी करता है एमसीक्यू टू एमसीक्यू, और फिजिक्स में डिपेंड करता है कि किस टाइप का एमसीक्यू है। आई कैन शेयर दैट बट वील नीड अ लॉट ऑफ टाइम फॉर दैट। लेट्स, मुझे एग्जांपल देके समझाना पड़ेगा, सो इट्स नॉट गोना बी लाइक कि मैं अभी एक सेकंड में समझा सकूं, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है। एमसीक्यू बच्चों, एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत इजी होता है। लेट्स से जब आप हम लोग पढ़ेंगे ना, जब इस सेशन के अंदर ये सारी चीजें, तो मैं आप लोगों को साथ साथ एमसीक्यूज भी करवाऊंगी। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लिखवाऊंगी भी, एमसीक्यू सॉल्व भी करवाऊंगी। वहां पर मैं सब सिखाऊंगी, कैलकुलेटर के बगैर कैसे करना है। ठीक है, एमसीक्यू जनरली कैसे सॉल्व करने हैं। ये सारी एमसीक्यू वाले टिप्स बहुत ईजी होते हैं, देखना इतने। जो आपके पास, मैं सबसे मुश्किल चीज आप लोगों को बताती हूँ, जो ऑसिलेशन वाले चैप्टर के फॉर्मूले है ना डॉपलर्स इफेक्ट के, वो भी बहुत इजीली याद हो जाएंगे। ट्रस्ट में, इतनी मुश्किल है नहीं चीजें, इजीली हो जाती हैं। ठीक है, कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, कुछ टिप्स होती हैं, कुछ शॉर्टकट फॉर्मूलाज होते हैं। और हाँ, एमडी कैट के अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द शॉर्टकट फॉर्मूला। वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हर चीज के शॉर्टकट फॉर्मूला होते हैं। जो एक चीज आप इतने लॉन्ग मेथड से कर रहे होते हो, 2 सेकंड में आंसर निकल आता है विदाउट कैलकुलेटर करना होता है, तो शॉर्टकट फॉर्मूलाज आर वेरी वेरी एसेंशियल, जो कि आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, हम जब चैप्टर ही कर रहे होंगे ना, साथ साथ मैं आप लोगों को शॉर्टकट फॉर्मूलाज भी लिखवा दूंगी। अदर सब्जेक्ट के डेमो लेक्चर्स होंगे, यस, बाकी सब्जेक्ट्स के भी डेमो लेक्चर्स होंगे। स्टे ट्यून्ड, आप लोग यूट्यूब का चैनल फॉलो कर दो। अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, उसके अंदर सारी डिटेल्स शेयर होती रहेंगी। ठीक है, अभी बाकी चैप्टर्स, बाकी सब्जेक्ट्स के भी डेमो लेक्चर्स होंगे। आज फिजिक्स का था, आगे केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, इन सब के होंगे डेमो लेक्चर्स। सो शॉर्टकट फॉर्मूलाज, एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करने, ये सारी टिप्स वी विल बी डिस्कसिंग दैट इन डिटेल। ठीक है। आज के लेक्चर का 1 आवर टाइम था, वरना आज ही हम इसको डिस्कस कर सकते थे, एमसीक्यू सॉल्व करते साथ साथ। ठीक है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इजीली हो जाते हैं एमसीक्यू सॉल्व करना, फिजिक्स में इतना मुश्किल नहीं होता। ये अपलोड हो जाएगी वीडियो यूट्यूब के ऊपर। साइंटिस्ट नेम्स और डेट्स इंपॉर्टेंट और नॉट इम्पॉर्टेंट हैं। नेम्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंटिस्ट के एमसीक्यू आ जाते हैं। अच्छा, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर एवरीवन। सो थैंक यू सो मच फॉर being interactive, because I told you guys initially start में मैंने बताया था कि please interact करना, reply देना। You guys have been so nice, replies भी देते रहे, मेरे questions का answer भी करते रहे। So thank you so much for like you know listening, and साथ इसको इतना interactive बनाने के लिए। It was so nice having this session with you guys। ठीक है, and you guys made it even more interactive, तो उससे मुझे भी मजा आया। Thank you so much, I hope आप लोगों के concepts clear होंगे। If you guys have any other queries तो आप लोग comment section के अंदर mention कर सकते हो, we guys will be helping you। So thank you so much, and Allah Hafiz.